क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो सेकंड यूनिट है आपका, उसका वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें जो है 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर है इवोल्यूशन। लेकिन अब जो इवोल्यूशन चैप्टर है, जो थर्ड है इस यूनिट का, उसे अब डिलीट कर दिया गया है, मतलब वो सिलेबस से निकल गया है। तो 2 चैप्टर इस यूनिट में आपको पढ़ने हैं, 5th और 6th, जिसमें पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस क्या है बेटा? इनहेरिटेंस मीन्स जो ट्रेड्स या करेक्टर्स हैं, मतलब वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जाने के मेथड को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो वो कैसे मतलब चला जाता है, उसका जो है पूरी स्टडी हम लोग जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स को या ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक को जनरेशन टू जनरेशन स्टडी किया जाता है। ये टर्म जो है जेनेटिक्स, सबसे पहले जो है विलियम बेटसन ने 1905 में क्वाइन किया था, मतलब इसको दिया था। कौन दिया था? विलियम बेटसन ने, जो एक बायोलॉजिस्ट थे। कहाँ के? ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे। ही वाज ए ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट। अच्छा, ये ध्यान देने की बात है कि जो मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल। ये कहलाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स टर्म को पहले क्वाइन किया विलियम बेटसन ने 1905 में, और फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मेंडल। अब मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि इस समय मेंडल हैज़ डाइड, मतलब इस समय तक मेंडल 1884 में ही इनकी डेथ हो चुकी थी, और 1905 में, कहने का मतलब है कि इनका जो रूल था, इन्होंने जो लॉज दिए थे, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे, उनको अप्रूव किया जा करके 1900 में रीडिस्कवर किया गया। फिर जो है जेनेटिक्स की बात समझ में आई। क्यों? क्योंकि उस समय तक जेनेटिक्स जो शब्द है वो बना हुआ है जीन से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इतना हिस्सा है दैट इज जीन। तो जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, व्हेन मेंडल हैज परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट, ही हैज नो नॉलेज ऑफ जीन और क्रोमोजोम, मतलब जीन्स जो है कहाँ होते हैं? वो क्रोमोजोम्स पर होते हैं, और तब इस बात को मेंडल को पता नहीं था। तो इसलिए उन्होंने केवल अपना एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया और अपने रिजल्ट दे दिए कि जो ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होते रहते हैं। बाद में जब उनकी रीडिस्कवरी हुई, तब जो है देखा गया कि हाँ, मेंडल ने जो कहा था वो सही था। अदरवाइज इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1856 से लेकर के 1863 के बीच में किए थे। ठीक है? किसने? मेंडल ने। 1856 से लेकर के 1863 के बीच में। इनका जो है 1822 में इनका जो है बर्थ हुआ, ये जो है इनका जन्म हुआ, और 1884 में डेथ हो गई। तो इस बीच में 1856 से लेकर 1863 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। किस पर किए? पाइसम पर किए, पाइसम सेटिवम, पी प्लांट पर, मटर के मतलब पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और 1865 में अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को जो है इन्होंने एक बुक में पब्लिश भी कराया, और नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने अपना इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है के रिजल्ट्स जो है रिप्रेजेंट भी कर दिए। लेकिन उस समय क्योंकि इनका जो रिजल्ट्स इनके आ रहे थे
या जो जनरेशन टू जनरेशन करेक्टर्स जो हैं जा रहे थे उसका कोई इनके पास बेस नहीं था। केवल ये कहते थे कोई फैक्टर होता है जो इन करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है, लेकिन उन करेक्टर्स को ये नहीं बता पाए कि दीज आर द जीन्स एंड द क्रोमोजोम्स। और जो पाइसम सेटिवम होता है इसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। कितने? 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। ये मतलब कहने का कि 14 क्रोमोजोम होते हैं। तो मतलब 2 सेट में मतलब 2n नंबर में क्रोमोजोम जो हैं 14 की संख्या में, आप क्योंकि क्रोमोजोम पेयर्ड होते हैं तो 7 पेयर्स कहते हैं उसको, तो 14 क्रोमोजोम्स होते हैं। इसकी सबकी डिटेल्ड स्टडी मेंडल ने नहीं मतलब किया था या उनको नहीं पता था। तो कहने का मतलब साइंस ऑफ जेनेटिक्स की जो बिगनिंग है वो 1900 में शुरू हुई। कब? जब मेंडल के जो थ्योरीज थी, मेंडल के जो लॉज थे इनहेरिटेंस के, क्योंकि जो चैप्टर का ही नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए या लॉज दिए उसकी रीडिस्कवरी जो है 1900 में हुई 35 साल के बाद। मतलब जब उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने मतलब रिप्रेजेंट कर दिया था, पेश कर दिया था, उसके 35 साल के बाद इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया, जब इसको रीडिस्कवर किया गया। तो उसमें देखो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके नियम को रीडिस्कवर किया। उसमें एक थे शेरमैक, एक थे ह्यूगो डिब्रीज। शेरमैक और ह्यूगो डिब्रीज और तीसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस। इन तीनों ने मिल करके मेंडल को एक पहचान दिलाई कि मेंडल ही जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाने के काबिल हैं, क्योंकि जेनेटिक्स का जो बेस है, वे जेनेटिक्स की जो खोज है उन्होंने ही किया था, भले ही उनको जीन और क्रोमोजोम्स के बारे में जानकारी नहीं थी। बाद में पता लगाया क्या कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद जो है ये क्या चीज़ है? जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। मतलब जेनेटिक्स क्या है? अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और क्या कहते हैं वेरिएशंस क्या होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, उसकी हम स्टडी करते हैं। और ये जो है ये जेनेटिक्स का रूल जो है माइक्रोब्स में, मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, सब पर ये लागू होता है। कहने का मतलब जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म हों, सब में पेरेंटल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता ही है। मतलब जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो प्रोजनीज हैं, वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मतलब उनमें सिमिलरिटीज़ भी होती हैं और कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। तो हेरिडिटी क्या चीज़ है? हेरिडिटी का मतलब होता है लाइफ बिगेट्स लाइफ। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब किसी भी ऑफ स्प्रिंग का जो है अपने पेरेंट जैसा दिखना ही कहलाता है हेरिडिटी। ओके, ऑफ स्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, मतलब आप इसी को कहते हैं लाइफ बिगेट्स लाइफ। मतलब एक लाइफ जो है दूसरी लाइफ की जैसी हो जाती है। यानी हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम कैरेक्टर्स आर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज नोन एज hereditary characters, and the study of this type of transfer of characters is known as heredity। और वेरिएशंस क्या हैं? वेरिएशन मतलब डिफरेंसेज हैं जो अलग अलग इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं और इंडिविजुअल्स में और उनके पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेज पाए जाते हैं उन्हीं को हम वेरिएशंस कहते हैं। अब जो है हम
इसके आगे की स्टडी आपको वी विल स्टडी व्हाट आर द वेरिएशंस एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। वेरिएशंस का मतलब बेटा होता है कि डिफरेंसेस इन द ऑफस्प्रिंग्स among the offsprings and the differences with their parents is known as variations। मतलब ऑफस्प्रिंग्स में जो वेरिएशंस हों या डिफरेंसेस हों, और क्योंकि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट बी है, दिस इज द मेल पेरेंट एंड दिस इज द फीमेल पेरेंट। तो इन दोनों की जब मेटिंग होगी, क्रॉस होगा, तो जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, इसमें मान लीजिए 2 ऑफस्प्रिंग्स जो हैं इनके हैं, तो इसमें से इन दोनों ऑफस्प्रिंग्स में कुछ डिफरेंसेस होंगे, और ये डिफरेंसेस इनके पेरेंट्स से भी अलग होंगे। जैसे उनके एकदम बिल्कुल पेरेंट जैसे ही नहीं होंगे, कुछ जो है बिहेवियर में, कुछ जो है जैसे 99% जीन से ही एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाते हैं। 1% जीन, मतलब जाते तो हैं जीन्स, लेकिन 99% ही सिमिलर होते हैं, बाकी 1% जो हैं डिसिमिलर हो जाते हैं। तो उसी की वजह से वेरिएशन आता है। तो बाई डिफरेंसेज एमंग द ऑफस्प्रिंग्स एंड डिफरेंसेज विद देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज वेरिएशन। और ये वेरिएशन 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं हेरिडिटरी वेरिएशन। हेरिडिटरी वेरिएशन वो है जो ऐसा डिफरेंस होता है जो मतलब कि इनहेरिटेंस से आता है, मतलब which is transferred or which is transmitted by parents to their offsprings। मतलब वो डिफरेंसेज इन इनहेरिटेड ट्रेड्स, मतलब ऐसे करेक्टर्स या ट्रेड्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, एक मतलब नॉर्मल फिनोमेना से, तो उसको हम हेरिडिटरी वेरिएशन कहते हैं। और एक वेरिएशन होता है, दूसरे टाइप का वेरिएशन होता है एनवायरनमेंटल, मतलब जो ड्यू टू एनवायरनमेंट होता है, कि मान लो कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसी इवेंट हुई जिसकी वजह से किसी भी मतलब पेरेंट के अंदर के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जो जीन स्ट्रक्चर है उसमें कोई मतलब गड़बड़ी आ गई, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से जो वेरिएशन या डिफरेंसेज ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंटल वेरिएशंस। जैसे आपने जो है पढ़ा होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसमें आज भी जो हैं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, कुछ कोई ना कोई उनमें कमी आ जाती है। तो ड्यू टू जीनिक डिसऑर्डर जो कि एनवायरनमेंट की वजह से हुआ। एनवायरनमेंट में या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, या कोई भी ऐसी घटना, या बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, या क्या कहते हैं एक्सट्रीम कोल्ड हो गई, इन सब का जो है भी इफ़ेक्ट जो है ऑर्गेनिजम्स में पड़ता है, और उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी उसका असर जीनिक डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है। तो उसको हम एनवायरनमेंटल वेरिएशंस कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये वेरिएशंस जो हैं, जो हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही वजह से वेरिएशंस आती हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस नहीं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे उसमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं, और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से हो जाता है। जैसे अमीबा से एक अमीबा से 2 अमीबा जो है बाइनरी फिजन द्वारा बन जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 एनिमल्स का, 2 ऑर्गेनिजम्स का आपस में मेटिंग जरूरी है। तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं कुछ ना कुछ, तो उनके दोनों को जो हैं जीन्स ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, तो इसलिए उनमें वेरिएशन मतलब हेरिडिटरी वेरिएशन आता है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स मैंने बताया कि इनमें पॉपुलेशन जो है अपीयर फेयरली यूनिफॉर्म, मतलब कि मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्म होती हैं, मतलब एक ही जैसी दिखती हैं सारी जो है उनकी संतानें, सारे ऑफस्प्रिंग्स। तो उनको हम क्लोन्स कहते हैं।
आपको जब मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो है पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था आपको, दीज आर नोन एज क्लोन्स। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वेरिएशन शो नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो क्लोन्स कहलाते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। अच्छा, अब जहाँ पे वेरिएशन होगा वहीं पर इवोल्यूशन होगा, क्योंकि वेरिएशन काजेज इवोल्यूशन। कैसे? इस तरीके से कि जैसे वेरिएशंस भी दो तरह के होते हैं, एक एडवांटेजियस वेरिएशंस होते हैं, एक हार्मफुल वेरिएशंस होते हैं। एडवांटेजियस ये है कि जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ही, उसके अंदर विजडम बहुत ज़्यादा है, बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल है उसके अंदर, तो वो जो है उसके और उसका जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, उसकी जब मैटिंग होगी वो भी उसी तरह के है कि ज़्यादातर ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं उसके उसमें अच्छे जीन्स जाएंगे, तो दिट विल काज इवोल्यूशन। और यहाँ पर जहाँ एक ही तरह के ऑफ स्प्रिंग्स मिल रहे हैं उनसे जो है वेरिएशंस की कोई उम्मीद है नहीं, तो उनसे इवोल्यूशन भी की उम्मीद हम नहीं कर सकते। अब आप समझिए कि ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो इसमें सबसे पहला है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, दूसरा कहलाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड थर्ड कहलाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या है? इसमें जो है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर की स्टडी की जाती है। ये सबसे पुरानी ब्रांच है जेनेटिक्स की, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं। जैसे आपको अगले चैप्टर में जब हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें बताएंगे कि डीएनए मतलब जीन्स जो है कैसे बना होता है। बेसिकली डीएनए जो है जीन्स है, जीन को माना जाता है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, मतलब उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या है, फास्फेट क्या है, ये सब आपको, कौन सी शुगर उसमें होती है, ये सब बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स एट मॉलिक्यूलर लेवल इज स्टडीड इन द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और तीसरा जो है कौन सा है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके अंदर हम जेनेटिक कंपोजिशन की स्टडी करते हैं पॉपुलेशंस में, जो बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस हैं, जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन, एंट्स की पॉपुलेशन, या किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है, पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो, पूरी बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है, उसकी स्टडी करने को हम द स्टडी ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इस तरीके से ये तीनों ब्रांच आप स्टडी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।